वीर ने डायरी बंद की और उसकी आंखें नम थीं। उसने सोचा, एक इंसान को कितना दर्द सहना पड़ता होगा कि वह अपनी जान ले ले। उसने फैसला किया कि वह चंदा की कहानी को सिर्फ डायरी तक सीमित नहीं रखेगा, उसे गांव वालों के सामने लाना होगा। दिन चढ़ने के साथ वीर गांव के स्कूल की ओर निकला। स्कूल एक पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारें बारिश और समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। प्रधानाचार्य शर्मा जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो गांव की परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते थे। वीर ने उनसे मुलाकात की और अपनी योजना बताई, एक नाटक जो चंदा की कहानी को गांव वालों तक ले जाए। शर्मा जी ने पहले तो हिचक दिखाई। वीर, ये गांव पुरानी सोच में बंधा है, किन्नर की बात करना लोगों को पसंद नहीं आएगा। वीर ने जवाब दिया, शर्मा जी, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम चुप रहे तो यह गांव वही गलतियां दोहराएगा जो चंदा के साथ हुई। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, स्कूल का हॉल तुम्हें मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, ठाकुर साहब को यह बात पसंद नहीं आएगी। ठाकुर साहब गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनकी बात बिना किसी सवाल के मानी जाती थी। वीर ने सिर हिलाया और स्कूल से निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात रमेश से हुई, जो एक बार फिर उसे हवेली छोड़ने की सलाह देने लगा। वीर, तू क्यों परेशानी मोल ले रहा है? चंदा की बातें पुरानी हैं, उसे भूल जा। वीर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, रमेश, चंदा को भूलना मतलब इस गांव की गलतियों को भूलना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। रमेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। उस रात हवेली में वीर फिर से चंदा की परछाई के सामने खड़ा था। इस बार वह पहले से ज्यादा साहसी था। उसने पूछा, चंदा, तुमने राधा का जिक्र किया था, वह कौन थी? चंदा की परछाई ने हल्के से सिर झुकाया। राधा मेरी दोस्त थी, मेरी बहन जैसी। वह गांव की एक साधारण लड़की थी, जो मुझे समझती थी। जब मैं स्कूल में अकेली पढ़ती थी, वह मेरे साथ बैठती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया और मैं अकेली रह गई। वीर ने पूछा, क्या राधा अब भी जीवित है? चंदा की आवाज में एक हल्की सी उम्मीद जगी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह है तो शायद वह मेरी कहानी को समझेगी। वीर ने वादा किया, मैं राधा को ढूंढने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी कहानी को गांव तक पहुंचाऊंगा। चंदा की परछाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे यकीन है वीर, तुम में वह हिम्मत है जो मुझ में कभी नहीं थी। वह गायब हो गई और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन वीर ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। उनमें से एक थी संगीता, एक शांत और गंभीर लड़की, जो हमेशा अपने सिर को झुकाए रखती थी। वीर ने सुना था कि संगीता बचपन से अपनी लैंगिक पहचान को लेकर उलझन में थी। उसने संगीता से बात की और उसे नाटक में चंदा का किरदार निभाने के लिए कहा। पहले तो संगीता डर गई। मैं कैसे करूंगी वीर भैया, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वीर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, संगीता, यह नाटक सिर्फ चंदा की कहानी नहीं, तुम्हारी भी कहानी है। अगर तुम चुप रही तो यह गांव कभी नहीं बदलेगा। संगीता ने हिचकते हुए हामी भरी। वीर ने नाटक की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, जिसमें चंदा की डायरी के अंश शामिल थे। उसने गांव के मंदिर, स्कूल और चाय की दुकान को मंच पर दिखाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही नाटक की खबर गांव में फैली, ठाकुर साहब के कानों तक बात पहुंच गई। उन्होंने वीर को अपने घर बुलाया। ठाकुर साहब का घर गांव का सबसे बड़ा मकान था, जिसके बाहर दो विशाल दरवाजे थे। वीर जब अंदर गया तो ठाकुर साहब एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। वीर, तुम शहर से पढ़ लिख कर आए हो, लेकिन गांव की मर्यादा भूल रहे हो, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह किन्नर की कहानी क्या है? तुम गांव का माहौल खराब कर रहे हो। वीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं माहौल खराब नहीं, सुधार रहा हूं। चंदा इस गांव की बेटी थी, लेकिन उसे इंसान नहीं समझा गया। क्या यह मर्यादा है? ठाकुर साहब ने आंखें तरेरी। सावधान वीर, गांव तुम्हारे इस नाटक को बर्दाश्त नहीं करेगा। वीर ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। उस रात जब वह हवेली में अकेला था, चंदा फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। तुमने मेरे लिए आवाज उठाई वीर, लेकिन रास्ता मुश्किल होगा।
वीर ने जवाब दिया, मुझे पता है चंदा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह सिर्फ चंदा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने ठुकराया। मैं यह नाटक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली की दीवारें चुप थीं, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा को एक नया विश्वास मिल रहा था। वीर की सुबह फिर से चंदा की कहानी के साथ शुरू हुई। उसकी डायरी अब उन पन्नों से भरने लगी थी जो न सिर्फ चंदा की पीड़ा को बयां करते थे, बल्कि वीर के अपने संकल्प को भी मजबूत कर रहे थे। उसने चाय की चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर देखा। हवेली का आंगन अब भी वीरान था, लेकिन उसे अब डरावना नहीं लगता था। चंदा की परछाई ने उसे एक मकसद दे दिया था। उसने डायरी में लिखा, ठाकुर साहब का विरोध मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर मैं अब रुका तो चंदा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं, गांव की सोच बदलने का पहला कदम है। उसने डायरी बंद की और स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव की गलियां उसे पहले से ज्यादा जीवंत लगी। बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे, औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं और बूढ़े बरगद के नीचे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लेकिन वीर को हर चेहरे में एक सवाल दिखता था, क्या ये लोग चंदा की कहानी सुनने को तैयार होंगे? स्कूल पहुंचते ही उसने संगीता और कुछ अन्य युवाओं को बुलाया। संगीता अब भी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन वीर की बातों ने उसे हिम्मत दी थी। उसने वीर से पूछा, भैया, अगर लोग नाटक देखकर गुस्सा हो गए तो? ठाकुर साहब तो पहले ही नाराज हैं। वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, संगीता, गुस्सा तो तब होता है जब सच्चाई सामने आती है। हमें डरना नहीं, सच्चाई को मंच तक ले जाना है। उसने नाटक की स्क्रिप्ट पूरी की थी, जिसमें चंदा की डायरी के कुछ अंश, गांव के माहौल का चित्रण और उसके दर्द को दिखाने वाले दृश्य शामिल थे। उसने युवाओं को किरदार बांटे। संगीता चंदा की भूमिका में थी और बाकी लोग गांव वालों, माता पिता और स्कूल के बच्चों के किरदार निभाने वाले थे। तभी स्कूल के गेट पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, वीर, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यह रमेश था, जिसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। तू ठाकुर साहब से भिड़ रहा है और अब ये नाटक, गांव वाले तुझे पागल समझेंगे। वीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, रमेश, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं पागल हूं। तू मेरे साथ है या नहीं? रमेश ने सिर झटका और चला गया, लेकिन वीर ने देखा कि उसकी आंखों में एक हल्का सा पश्चाताप था। उसी दिन दोपहर में वीर की बहन अनु गांव पहुंची। अनु शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के अधिकारों के लिए काम करती थी। वह लंबी, आत्मविश्वास से भरी और तेज तर्रार थी। वीर को देखते ही उसने उसे गले लगाया और हंसते हुए कहा, तो मिस्टर इंजीनियर, अब गांव में क्रांति लाने का प्लान है? वीर ने उसे चंदा की कहानी और नाटक की योजना बताई। अनु की आंखें चमक उठी। यह सिर्फ नाटक नहीं वीर, यह एक आंदोलन है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अनु ने तुरंत स्क्रिप्ट पढ़ी और कुछ बदलाव सुझाए। उसने कहा, हमें चंदा की कहानी को सिर्फ दुख तक सीमित नहीं करना। हमें दिखाना होगा कि उसकी आत्मा में भी एक सपना था, स्वीकार किए जाने का। वीर ने सिर हिलाया और अनु के साथ नाटक की रिहर्सल शुरू की। लेकिन गांव में खबर फैल चुकी थी और ठाकुर साहब का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने गांव के चौक पर एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, यह वीर शहर से नई नई बातें लेकर आया है। वह हमारी परंपराओं को तोड़ना चाहता है। किन्नर की कहानी, यह हमारे गांव की इज्जत के खिलाफ है। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन कुछ युवा चुपके से वीर का समर्थन करने लगे। मालती चाची, जो अब तक चुप थीं, सभा में खड़ी हुई और बोली, ठाकुर साहब, वीर जो कर रहा है, शायद वह गलत नहीं। चंदा को हमने ही तो ठुकराया था। सभा में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने मालती को घूरा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। उस रात जब वीर और अनु हवेली में नाटक की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, चंदा की परछाई फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी गर्माहट थी। तुम अकेले नहीं हो वीर, तुम्हारी बहन, वह राधा जैसी है। वीर ने पूछा, चंदा, क्या तुम चाहती हो कि यह नाटक हो? चंदा ने जवाब दिया, हाँ वीर, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जिसे यह गांव ठुकराता है। अगर तुम इसे मंच तक ले गए तो शायद मेरी आत्मा को सुकून मिले। अनु, जो पास ही बैठी थी,
ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे लगा जैसे हवा में एक ठंडक सी फैल गई। उसने वीर से पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? वीर ने मुस्कुराकर कहा, एक दोस्त से। उसने अनु को चंदा की आत्मा के बारे में बताया। अनु, जो तर्कशील थी, ने पहले तो हंस दिया, लेकिन फिर बोली, चाहे आत्मा हो या ना हो, वीर, उसकी कहानी सच है और हमें उसे गांव तक ले जाना है। अगले दिन वीर और अनु ने नाटक की रिहर्सल तेज कर दी। संगीता अब धीरे धीरे अपनी भूमिका में ढल रही थी। उसने एक दृश्य में चंदा के दर्द को इतने भाव से निभाया कि वीर और अनु की आंखें नम हो गई। लेकिन तभी स्कूल के गेट पर ठाकुर साहब का बेटा रघु आया। वह एक जवान लड़का था, जिसे अपने पिता की तरह ही गांव में इज्जत मिलती थी। उसने वीर से कहा, मेरे पिता नाराज हैं वीर, लेकिन मैं तुम्हारा नाटक देखना चाहता हूं। शायद तुम सही हो। वीर को रघु की बातों में एक उम्मीद दिखी। उसने रघु को रिहर्सल देखने की इजाजत दी। रघु चुपचाप बैठा और सारी रिहर्सल देखता रहा। अंत में उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता था कि चंदा ने इतना सहा था। वीर ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, रघु, तुम जैसों की वजह से यह गांव बदल सकता है। उस रात वीर ने अपनी डायरी में लिखा, चंदा, तुम्हारी कहानी अब मेरी नहीं, पूरे गांव की हो रही है। अनु, संगीता और अब रघु, हम सब मिलकर तुम्हें इंसाफ देंगे। हवेली की दीवारें चुप थीं, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा उस संकल्प को महसूस कर रही थी। नाटक की तारीख नजदीक आ रही थी और गांव में एक अजीब सा तनाव पसर रहा था। कुछ लोग वीर के साथ थे, कुछ ठाकुर साहब के। लेकिन वीर का मन अब डर से परे था। वह जानता था कि यह नाटक सिर्फ चंदा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज थी जिसे समाज ने परछाई समझकर ठुकरा दिया था। नाटक की तारीख नजदीक आ रही थी और हरिपुर में एक अजीब सी हलचल थी। गांव की गलियों में लोग फुसफुसा रहे थे। कोई वीर के नाटक की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसे परंपराओं के खिलाफ बगावत बता रहा था। हवेली अब सिर्फ भूतिया मकान नहीं थी, वह बदलाव का केंद्र बन रही थी। वीर, अनु और संगीता दिन रात नाटक की रिहर्सल में जुटे थे। स्कूल का हॉल, जो कभी बच्चों के शोर से गूंजता था, अब चंदा की कहानी के दृश्यों से जीवंत हो रहा था। संगीता ने चंदा का किरदार इतनी गहराई से निभाना शुरू किया कि रिहर्सल के दौरान कई बार बाकी कलाकारों की आंखें नम हो जाती थी। वीर ने देखा कि संगीता अब सिर्फ किरदार नहीं निभा रही थी, वह अपनी जिंदगी की उलझनों को भी मंच पर उतार रही थी। एक रिहर्सल के दौरान जब संगीता ने चंदा के माता पिता द्वारा ठुकराए जाने का दृश्य निभाया, तो उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनु ने उसे गले लगा लिया। तुम चंदा को जी रही हो संगीता, अनु ने कहा। संगीता ने सिर झुकाकर जवाब दिया, यह सिर्फ चंदा की कहानी नहीं, मेरी भी है। वीर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, और अब यह गांव की कहानी बनेगी। लेकिन गांव में हर कोई वीर के साथ नहीं था। ठाकुर साहब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल के कुछ शिक्षकों को धमकाया कि अगर नाटक हुआ तो स्कूल की फंडिंग रोक दी जाएगी। कुछ गांव वालों ने भी वीर को चेतावनी दी कि वह गंदी बातें उठाकर गांव की इज्जत खराब कर रहा है। एक शाम जब वीर और अनु स्कूल से लौट रहे थे, कुछ लड़कों ने उनके पीछे पत्थर फेंके। अनु गुस्से में थी, लेकिन वीर ने उसे शांत किया। यह डर की वजह से है अनु, लोग सच से डरते हैं क्योंकि सच उन्हें उनकी गलतियों का आईना दिखाता है। उस रात हवेली में वीर फिर से चंदा की परछाई के सामने खड़ा था। इस बार चंदा की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। तुमने बहुत कुछ झेल लिया वीर, उसने कहा, लेकिन तुम रुके नहीं। वीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए रुका नहीं चंदा, और न ही संगीता राधा या उन तमाम लोगों के लिए रुकूंगा जिन्हें यह समाज ठुकराता है। चंदा ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, नाटक की रात मेरे लिए आखिरी होगी। अगर गांव ने मेरी कहानी सुन ली तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन भारी था। उसे डर था कि गांव वाले नाटक को स्वीकार करेंगे या नहीं। नाटक की सुबह गांव में तनाव भरा था। स्कूल के हॉल को सजाया गया था। साधारण कपड़े की पृष्ठभूमि, कुछ लकड़ी के मंच और मिट्टी के दिए। वीर और अनु ने गांव वालों को न्योता भेजा था, लेकिन ठाकुर साहब ने साफ कह दिया कि वह और उनके समर्थक नहीं आएंगे। फिर भी
हॉल धीरे धीरे भरने लगा। मालती चाची सबसे पहले आई। उनकी लाठी की थक थक हॉल में गूंजी। उनके पीछे कुछ जवान लड़के लड़कियां और फिर रघु, ठाकुर साहब का बेटा, चुपके से हॉल में दाखिल हुआ। वीर ने उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। नाटक शुरू हुआ। मंच पर संगीता चंदा बनी थी। पहला दृश्य चंदा के बचपन का था। वह गांव की गलियों में खेल रही थी, लेकिन बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। जहां शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। हॉल में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, हंसी गायब हो गई। चंदा के माता पिता द्वारा उसे घर से निकालने का दृश्य आया। संगीता की आवाज कांप रही थी। मां, मैं तुम्हारी बेटी हूं, मुझे क्यों छोड़ रही हो? हॉल में सन्नाटा छा गया। मालती चाची की आंखें नम थीं। वह धीरे से बोली, मैंने भी अपनी बेटी को उसकी पहचान के लिए कोसा था। नाटक का अंतिम दृश्य हवेली का था, जहां चंदा ने अपनी जान दे दी। संगीता ने मंच पर घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं सिर्फ इंसान बनना चाहती थी। क्या यह इतना बड़ा गुनाह था? हॉल में सिसकियां सुनाई दी। रघु ने सिर झुका लिया। नाटक खत्म हुआ और तालियां गूंजने लगी। वीर मंच पर आया और बोला, यह कहानी चंदा की थी, लेकिन यह हर उस इंसान की है जिसे हमने परछाई समझकर ठुकराया। आइए, हम अपने व्यवहार से समाज को बदलें। तभी रघु खड़ा हुआ और बोला, मैं अपने पिता से कहूंगा कि वह इस नाटक को देखे। चंदा को हमने गलत किया। उस रात हवेली में चंदा की परछाई आखिरी बार प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, शांति थी। मुझे मुक्ति मिल गई वीर, उसने कहा। तुमने मेरी कहानी को आवाज दी। वीर की आंखें नम थीं। यह सिर्फ शुरुआत है चंदा, उसने कहा। चंदा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अगले हफ्ते वीर ने हवेली को परछाइयों के पार केंद्र में बदला। वहां किन्नर, ट्रांसजेंडर और समाज से बहिष्कृत लोग आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा लेने लगे। संगीता ने पहली बार खुलकर कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं। गांव धीरे धीरे बदल रहा था। मंदिर में किन्नरों को प्रवेश मिला और ठाकुर साहब रघु की जिद पर केंद्र के लिए जमीन दान कर गए। एक रात वीर को सपना आया। चंदा सफेद रोशनी में थी, मुस्कुराती हुई। तुमने मुझे इज्जत दी वीर, उसने कहा। वीर ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, हम शरीर देखकर आत्मा को ठुकराते हैं। जिस दिन हम आत्मा को पहचानेंगे, कोई चंदा भटकेगी नहीं। हरिपुर अब बदलाव का प्रतीक बन गया। हवेली में हर हफ्ते नई कहानियां सुनाई जाती और हर कहानी एक नई आत्मा को इंसानियत देती। हर गांव में एक चंदा थी और हर चंदा को एक वीर की जरूरत थी। धन्यवाद।